इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इमोशंस हमारी थिंकिंग एंड डिसीजन को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। दूसरे शब्दों में हमारा रैशनल ब्रेन और इमोशनल ब्रेन दोनों एक साथ मिलके कैसे काम करते हैं और क्या होता है अगर इनमें से एक ज़्यादा हावी हो जाए। एपिसोड के एंड पार्ट में हम एलिफेंट वर्सेस राइडर की एनालॉजी से ब्रेन की फंक्शनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Why emotions evolved? For millions of years, organisms अपने सर्वाइवल के लिए फाइनली ट्यून्ड इंस्टिंक्ट्स पे डिपेंड करती थी। एक सेकंड के 10वें हिस्से में भी रेप्टाइल अपने वातावरण में डेंजर को सेंस कर सकता है और इमीडिएटली वहां से भाग सकता है। रेप्टाइल्स में इम्पल्स एंड एक्शन में कोई फर्क नहीं होता है। धीरे धीरे कुछ एनिमल्स में ये सेंसेशन मैग्नीट्यूड और ड्यूरेशन में बढ़ के एक नई एबिलिटी में इवॉल्व हो गया, फीलिंग ऑफ फियर। कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता दूं, डेंजर या खतरा बाहर एनवायरनमेंट में होता है एंड फियर या डर एनिमल्स के अंदर होता है। शुरू शुरू में फियर का मतलब बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज होते थे और इनकी वजह से एनिमल अराउज्ड हो जाता था। अराउजल मतलब उत्तेजित, ताकि फाइट या फ्लाइट में मदद मिले। धीरे धीरे एनिमल्स की अटेंशन भी बढ़ गई फियर स्टेट में। इनफैक्ट ह्यूमंस में भी फियर के दौरान प्यूपिल इन आई डायलेट हो जाता है ताकि हम लोग ज्यादा अच्छे से देख सकें। बट कहने का मतलब यह है कि सर्वाइवल की रेस में इंपल्स के कंपैरिजन में फियर मच बेटर काम करता है। इंपल्स में एक फिक्स्ड एक्शन होता है, जबकि फियर में सिचुएशन के हिसाब से एनिमल चूज कर सकता है कि खतरे से कैसे निपटे। फॉर एग्जाम्पल फाइट, फ्लाइट, फ्रीज, ये सब। ज्यादा ऑप्शन होना हमेशा ही बेटर होता है। चूंकि फियर स्टेट में एनिमल अपने एनवायरनमेंट में किसी भी चेंज को लेके बहुत अटेंटिव या सेंसिटिव हो जाता है, इसका मतलब एनिमल लर्न भी कर सकता है और ये लर्निंग अपडेट होती रहती है। धीरे धीरे और इमोशंस भी डेवलप होने लग गए। फॉर एग्जाम्पल एंगर फियर का ही थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन होता है। ह्यूमंस में सबसे ज्यादा तरह के इमोशंस पाए जाते हैं। अनएक्सपेक्टेड यूज ऑफ इमोशंस। इमोशंस इवॉल्व तो सर्वाइवल के चांसेस बढ़ाने के लिए हुए थे, बट बहुत जल्द इमोशंस कम्युनिकेशन का तरीका भी बन गए। इसीलिए आज भी हमारे फेस पे इमोशंस पूरे टाइम अपने आप एक्सप्रेस होते रहते हैं। इनफैक्ट पोकर खेलने वालों को या मैनिपुलेटर्स को अपने फेस को कंट्रोल करना सीखना पड़ता है ताकि सामने वाले को इनकी मेंटल स्टेट के बारे में कुछ भी पता ना चले। क्योंकि लाखों सालों तक हमने इस इमोशनल कम्युनिकेशन के माध्यम से ही काम चलाया है, इसीलिए इमोशनल ब्रेन आज भी फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस के माध्यम से कम्युनिकेट करता रहता है। इनफैक्ट इमोशंस को सेकंड लैंग्वेज बोला जाता है एंड जहां रिलेशनशिप की बात आती है वहां इमोशंस फर्स्ट लैंग्वेज बन जाते हैं। इनफैक्ट स्पीकिंग लैंग्वेज से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है इमोशनल कम्युनिकेशन। हमारी लाइफ के 95% से ज्यादातर डिसीजन हम इमोशंस के बेसिस पे ही लेते हैं और पॉलिटिशियंस भी हमारे इमोशनल ब्रेन से ही बात करते हैं। रैशनल ब्रेन को तो वो कुछ भी नहीं समझते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि पॉलिटिशियंस सरेआम झूठ बोल के खिसक लेते हैं, फिर भी हम उनको वोट देते हैं क्योंकि इमोशनल ब्रेन को झूठ का कॉन्सेप्ट समझ नहीं पड़ता है। झूठ लैंग्वेज के साथ आया है। हाँ, इमोशनल ब्रेन को धोखा या डिसेप्शन का कॉन्सेप्ट समझ पड़ता है, बट धोखा और झूठ सेम नहीं होते हैं। इमोशनल ब्रेन को बस या तो कोई व्यक्ति पसंद होता है या ना पसंद होता है। जो पसंद होता है उसकी कमियों को हम इग्नोर करते हैं और अच्छाइयों को हाईलाइट करते हैं। जो ना पसंद होता है उसके लिए उल्टा। इनफैक्ट जो कवि या शायर होते हैं वो तो अपनी महबूबा की कमियों को भी अदा या नखरा बता के कमियों की तारीफ करते हैं। बायोलॉजी ऑफ लिम्बिक सिस्टम। इस सेक्शन में हम ये देखते हैं कि इमोशनल ब्रेन कैसे काम करता है। ध्यान रहे, इमोशनल ब्रेन हमारे सर्वाइवल चांसेस बढ़ाने के लिए इवॉल्व हुआ था। इमोशनल ब्रेन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बट हम सिर्फ 3 पार्ट्स पे ही चर्चा करेंगे: एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस एंड थैलेमस।
एमिगडाला के बारे में मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था। ये लिम्बिक सिस्टम का डिसीजन सेंटर होता है। हिपोकैम्पस मेमोरी सेंटर की तरह काम करता है। सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट ऑल्फैक्टरी या स्मेल इंफॉर्मेशन थैलेमस के पास आती है। थैलेमस को ग्रैंड सेंट्रल रिले स्टेशन भी बोला जाता है। अब हम आते हैं लिम्बिक सिस्टम की फंक्शनिंग पे। थैलेमस पे सारी इंफॉर्मेशन रिले होने के बाद वहां से मेनली दो ब्रांचेस में बढ़ जाती है। एक ब्रांच डायरेक्ट एमिगडाला के पास जाती है, इसको शॉर्टर रूट बोलते हैं, और दूसरी ब्रांच सेंसरी कॉर्टेक्स या रैशनल ब्रेन के पास जाती है, जहां रैशनल ब्रेन उस सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके वापस एमिगडाला के पास भेजता है। इसको लॉन्ग रूट बोलते हैं। अब कोई सोचेगा कि ये इंफॉर्मेशन एमिगडाला के पास जाती क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि बॉडी को फाइट, फ्लाइट या एक्शन के लिए एमिगडाला ही तैयार करता है, इन केस इंफॉर्मेशन डेंजरस हुई तो। लॉन्ग रूट में इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होती है बट टाइम ज़्यादा लगता है। शॉर्ट रूट में इंफॉर्मेशन जल्दी आती है बट उतनी एक्यूरेट नहीं होती है। अगर शॉर्ट रूट के थ्रू आई इंफॉर्मेशन में एमिगडाला को डेंजर दिखता है तो वो हाथों हाथ बिना रैशनल ब्रेन के इनपुट का वेट किए सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है या अराउज कर देता है और अप्रोप्रिएट डिसीजन ले लेता है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि डेंजरस सिचुएशन में गाड़ी के ब्रेक पहले मारते हैं एंड बाद में रियलाइज होता है कि सामने कुत्ता आ गया था या आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक मार दिए थे। इसको स्टार्टल रिस्पॉन्स बोलते हैं। जाट भाई लोगों में भी एक कहावत होती है कि दे एक्ट फर्स्ट एंड थिंक लेटर। एक्चुअली ऐसे केसेस में एमिगडाला रैशनल ब्रेन से कंसल्ट किए बिना ही डिसीजन ले लेता है। एक्सट्रीम केसेस में एमिगडाला के पास ये पावर भी होती है कि वो रैशनल ब्रेन को कंप्लीटली शट डाउन करके ओवरटेक कर सकता है। वैसे भी अगर आप प्रेडेटर से लड़ रहे हो या भाग रहे हो तो थिंकिंग ज़्यादा हेल्प नहीं करती है। घरों में लड़ाई वगैरह के सीन्स में बहुत बार लोग गोली चला देते हैं एंड बाद में उनको रियलाइज होता है कि ये क्या किया। ये भी एमिगडाला हाईजैकिंग का एग्जाम्पल है। इसीलिए स्ट्रेसफुल या एंग्जाइटी वाले रिलेशनशिप्स को लंबे टाइम तक इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज जब पेन असहनीय हो जाता है तो एमिगडाला खुद भी एक्ट कर सकता है पेन को कम करने के लिए, एंड जनरली आउटकम्स आर डिजास्ट्रस। ऐसे सिचुएशन में एमिगडाला या तो सुसाइड कर लेता है या सामने वाले को मार देता है। दोनों ही सिचुएशन में असहनीय पेन तो कम हो जाता है। लॉन्ग एंड शॉर्ट रूट का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप शाम के टाइम पैदल पैदल चल रहे हो, आपको सामने रस्सी टाइप कुछ काला काला दिखा। अब एमिगडाला ने इसको शॉर्ट रूट वाली इंफॉर्मेशन के थ्रू सांप समझा और हाथों हाथ आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया, हार्ट रेट बढ़ा दी वगैरह वगैरह। अब जब इंफॉर्मेशन लॉन्ग रूट से ट्रैवल करके आएगी और उसमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ने बोला कि नहीं ये तो रस्सी है, सांप नहीं है, और फिर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एमिगडाला को शांत कर देगा। अब अगर वो सही में सांप होता और पीएफसी इस बात को कंफर्म करता तो फिर एमिगडाला ने गाड़ी तो पहले ही स्टार्ट कर रखी थी और गाड़ी में जो कुछ एक्स्ट्रा सामान था उसको भी बाहर फेंक दिया था, मतलब नॉन एसेंशियल ऑर्गन्स सारे बंद कर दिए थे। अब आप वहां से हाथों हाथ 200 की स्पीड से भाग सकते हो। अगर शॉर्ट रूट नहीं होता तो पहले लॉन्ग रूट से इंफॉर्मेशन आती, फिर एमिगडाला सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता, दूसरे सारे नॉन एसेंशियल सिस्टम बंद करता, फिर जाके इंसान वहां से भागता। इस लॉन्ग रूट और शॉर्ट रूट इंफॉर्मेशन में मिली सेकेंड्स का फर्क होता है। बट जब हमारे एंसेस्टर्स प्रेडेटर से डील करते थे तब लाइफ और डेथ में ये मिली सेकेंड्स भी बहुत होते थे। अब एक और चीज, एमिगडाला से सटा हुआ होता है हिपोकैम्पस, मेमोरी स्टोरेज टाइप। जब भी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक लेवल से ज्यादा एक्टिवेट या अराउज हो जाता है तब हिपोकैम्पस उस मेमोरी को स्टोर कर लेता है। कहने का मतलब, जब भी एमिगडाला डेंजर सेंस करता है तब एमिगडाला बॉडी को फाइट फ्लाइट के लिए प्रिपेयर करता है, बट एट द सेम टाइम एमिगडाला हिपोकैम्पस मिलके उस इंसिडेंट्स की सारी मेमोरी स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि सर्वाइवल पर्सपेक्टिव से ये मेमोरी बहुत काम की चीज है। यहाँ एमिगडाला डेंजरस ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है एंड हिपोकैम्पस कॉन्टेक्स्ट को स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल, टाइगर दिखा जंगल में तो टाइगर डेंजरस ऑब्जेक्ट हो गया, और आसपास के पेड़, उनकी साइज, शेप, ये सब कॉन्टेक्स्ट हो गया। इंटरेस्टिंगली
अगर फ्यूचर में आपको सिमिलर पेड़ एंड सराउंडिंग दिखेगी तो हिपोकैम्पस एमिगडाला को एक्टिवेट कर देगा, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसे ही कॉन्टेक्स्ट में टाइगर या थ्रेट दिखा था। एक बात और ध्यान रखना, ये लिम्बिक सिस्टम वाला पार्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली स्टोर करता है, मतलब उसको लैंग्वेज में एनकोड नहीं करता है, यानी कि स्मेल, इमेज, साउंड वैसे की वैसे स्टोर हो जाती है। इसीलिए अगर कभी आप पुराना गाना सुनोगे तो उस टाइम की सेंसरी मेमोरीज एंड उस टाइम के इमोशंस अपने आप दिमाग में आ जाएंगे, और इसलिए घर की कुछ लड़ाइयाँ, हाई अराउजल मोमेंट्स आज भी आपको एग्जैक्टली याद पड़े होंगे। ये वाली मेमोरीज फेड नहीं होती है। एमिगडाला को गेट कीपर बोला जाता है, यानी हर सेंसरी इंफॉर्मेशन एमिगडाला से होके गुजरती है, और एमिगडाला इस इंफॉर्मेशन को स्कैन करता है किसी भी पॉसिबल थ्रेट के लिए। अगर कोई थ्रेट नहीं है तो एमिगडाला इस इंफॉर्मेशन को जाने देता है। अगर थ्रेट है तो एमिगडाला सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर देता है और बहुत सारे नॉन एसेंशियल सिस्टम्स बंद कर देता है। साथ में ही इस इंफॉर्मेशन और उसके कॉन्टेक्स्ट को स्टोर कर लेता है फ्यूचर यूज के लिए। रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज में एमिगडाला एक्टिवेशन बहुत फ्रीक्वेंट होता है। ऑफिस वगैरह के काम में एमिगडाला एक्टिवेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, अनलेस अनटिल बात नौकरी पे ना आए। अब रिलेशनशिप से रिलेटेड कॉन्वर्जेशन में एमिगडाला थ्रेट या डेंजर क्यों परसीव करता है, इसको मैं बाद के एपिसोड्स में समझाऊंगा। पहले इवोल्यूशन पे 1-2 एपिसोड्स बनाने पड़ेंगे। ये सब इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जिस किसी का बचपन ट्रॉमेटिक या अनसेफ रहा है, उसका एमिगडाला नॉर्मल जनता के कंपैरिजन में काफी बड़ा होता है और किसी भी बात पे ट्रिगर हो जाता है। ऑलमोस्ट डेली या वीकली स्ट्रेस एंड एंजाइटी जनरेट करता रहता है। चूंकि एमिगडाला को टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, इसीलिए जो सिचुएशंस चाइल्डहुड में फियर रिस्पॉन्स ट्रिगर करती थी, वैसी सिमिलर सिचुएशंस आज भी फियर रिस्पॉन्स ट्रिगर करती है। तो आगे के एपिसोड्स में हम ये देखेंगे कि पीएफसी टू एमिगडाला कनेक्शन का यूज करके हम लोग बहुत सारे फियर्स को अनलर्न कर सकते हैं। मतलब जो फियर्स हमारे इमोशनल ब्रेन ने बचपन में सीखे हैं, उनको भुलाया या मिटाया भी तो जा सकता है रैशनल ब्रेन का यूज करके। नाउ हाउ आवर ब्रेन मेक्स डिसीजन। हमारे पीएफसी में 2 पार्ट होते हैं, डीएलपीएफसी एंड वीएमपीएफसी। डीएल मतलब डोर्सल और डोर्सोलेटरल एंड वीएम मतलब वेंट्रोमीडियल। आप ऐसा समझो कि पीएफसी एक राजा है, इसके कैबिनेट में 2 ही मेंबर हैं, डीएलपीएफसी एंड वीएमपीएफसी। डीएलपीएफसी दूसरे कॉर्टिकल रीजन से कनेक्टेड रहता है और ये कैबिनेट मेंबर एकदम रैशनल, कॉग्निटिव, यूटिलिटेरियन, अनसेंटिमेंटल होता है। वीएमपीएफसी लिम्बिक सिस्टम का रिप्रेजेंटेटिव होता है। इनफैक्ट विजनरी न्यूरो एनाटोमिस्ट नुआटा ने वीएमपीएफसी को लिम्बिक सिस्टम का मेंबर बताया था। वीएमपीएफसी इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, या यूं कह लो कि डिसीजन मेकिंग पे इमोशंस के इंपैक्ट को रिप्रेजेंट करता है। वीएमपीएफसी को आप एमिगडाला का रिप्रेजेंटेटिव मान सकते हो। अब पीएफसी इन दोनों कैबिनेट मेंबर्स डीएलपीएफसी एंड वीएमपीएफसी की बात सुन के डिसीजन लेता है। अब हम ये देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम कहां आती है। एक तो मैं लास्ट एपिसोड में ही बता चुका हूं कि पीएफसी का एमिगडाला पे कंट्रोल कम होता है, यानी वीएमपीएफसी से लिम्बिक सिस्टम का कनेक्शन वीक होता है। ध्यान रहे, लिम्बिक सिस्टम टू वीएमपीएफसी का कनेक्शन तो 8 लेन न्यूरल हाईवे होता है, बट अदर वे वाला पगडंडी या सिंगल लेन होता है। ये डिसीजन इंप्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है। अभी हम बात कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम की। इसमें 2 तरह की प्रॉब्लम आती है। फर्स्ट, डीएलपीएफसी ज्यादा डोमिनेंट होता है, या यूं कह सकते हो कि पीएफसी डीएलपीएफसी की बात ज्यादा सुनता है एंड वीएमपीएफसी के इनपुट्स को इग्नोर मारता है। ये प्रॉब्लम होती है कोडिपेंडेंट लोगों में। दूसरी प्रॉब्लम होती है जब वीएमपीएफसी ज्यादा डोमिनेंट होता है। ये प्रॉब्लम होती है ज्यादा इमोशनल टाइप लोगों में, जो इमोशंस में बह के डिसीजंस ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। बैलेंस्ड पर्सनैलिटी मतलब जिसमें वीएमपीएफसी एंड डीएलपीएफसी दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस मिलती है। अब हम देखते हैं कि जब डीएलपीएफसी पावरफुल होता है तो ब्रेन कैसे फंक्शन करता है।
पहली बात तो ये कि सब लोगों में डीएलपीएफसी फुल्ली डेवलप होता नहीं है। इसका डेवलपमेंट कॉर्टिकल ब्रेन्स के डिफरेंट रीजन्स पे डिपेंड करता है। जो लोग मैथमेटिकल, स्पेशियल, लिंग्विस्टिक, रीजनिंग एंड मेमोरी एबिलिटीज का ज़्यादा यूज़ करते हैं, उन्हीं का डीएलपीएफसी फुल्ली डेवलप होता है। डीएलपीएफसी को आप आईक्यू बोल सकते हो। जिन लोगों में डीएलपीएफसी पावरफुल होता है, उन लोगों में एक स्पेशल एबिलिटी होती है जो कि इंसान की सक्सेस, एटलीस्ट एकेडमिक सक्सेस डिसाइड करती है। इसको बोलते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन एबिलिटी। मतलब आप आज एक रसगुल्ला छोड़ने को तैयार हो अगर आपको कल 2 ऑफर किए जाएं। ये एबिलिटी बहुत सारे लोगों में नहीं होती है। इनफैक्ट ऐसी बहुत सारी स्टडीज की गई है जिनमें बच्चों को बोला जाता है कि तुम्हारे सामने एक चॉकलेट रखी हुई है, अगर तुम 1 घंटे तक इसको नहीं खाओगे तो तुमको एक और चॉकलेट मिलेगी। सरप्राइजिंगली सिर्फ 20% बच्चे 1 घंटे तक अपने आप को कंट्रोल कर पाए। 20 साल बाद में इन सारे बच्चों को ट्रैक किया गया और पाया गया कि जो बच्चे 1 घंटे तक अपने आप को कंट्रोल कर पाए वो अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल थे, उन बच्चों के कंपैरिजन में जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। जैसा मैंने पहले बताया ना कि मंकी ब्रेन का मेन प्रिंसिपल होता है टू मैक्सिमाइज प्लेजर एंड मिनिमाइज पेन। मंकी ब्रेन को प्रेजेंट फ्यूचर का कॉन्सेप्ट समझ नहीं पड़ता है। वो तो बस बच्चे को बोलता रहता है कि चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए। अब जिन बच्चों के पीएफसी का मंकी ब्रेन पे कंट्रोल होता है वो ग्रेटिफिकेशन डिले कर पाते हैं, बाकी नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट मोटिवेशन में डीएलपीएफसी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सोच के देखो, 3-4 साल तक आईएएस की तैयारी करनी बिना किसी रिवॉर्ड के, ताकि बाद में रिवॉर्ड मिलेगा। इसलिए जिन भी माँ बाप को ये जानना है कि उनका बेटा बड़ा होके तो उखाड़ेगा कि नहीं, वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन एबिलिटी देख के आज ही पता लगा सकते हैं। अब हम आते हैं कि वीएमपीएफसी का क्या फंक्शन होता है। जब हम किसी पॉलिटिकल पार्टी या पर्टिकुलर टीम को सपोर्ट करते हैं तो इसके पीछे वीएमपीएफसी एक्टिवेशन होता है। वीएमपीएफसी हमारे को फोर्स कर सकता है कुछ फैक्ट्स को इग्नोर करने के लिए एंड कुछ फैक्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए, ताकि हमारा एफिलिएशन या प्यार बना रहे। रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज में मेनली वीएमपीएफसी ही काम करता है। वीएमपीएफसी ज़्यादा पावरफुल हो तो लोग बहुत इंपल्सिव, एग्रेसिव टाइप हो जाते हैं। बिहेवियरल कंट्रोल पुअर होता है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि वीएमपीएफसी ना हो तो कितना बढ़िया रहेगा। कहने का मतलब लोग इमोशंस वर्सेस लॉजिक की डिबेट में लॉजिक को प्रेफर करते हैं। साइकोलॉजी में ऐसी बहुत सारी स्टडीज हुई है जहां किसी कारण या एक्सीडेंट की वजह से पेशेंट्स में वीएमपीएफसी पार्ट डैमेज हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स में इंटेलिजेंस, वर्किंग मेमोरी, मेकिंग एस्टिमेट्स, ये सब तो इंटैक्ट रहता है। कहने का मतलब ऐसे पेशेंट्स को कोई टास्क करने को दे दिया जाए तो कर लेंगे, बट खुद से डिसाइड नहीं करना आता है इनको। इनफैक्ट ये कह सकते हो कि खुद से डिसाइड करने में बहुत प्रॉब्लम आती है इनको। स्पेशली सोशल इमोशनल डिसीजंस में एकदम ही सफा चढ़ रहते हैं ये। मतलब जिनका वीएमपीएफसी डैमेज रहता है वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। डिमासियो ने इस पे बहुत इन्फ्लुएंशियल थ्योरी दी है। डिमासियो के हिसाब से वीएमपीएफसी एज इफ एक्सपेरिमेंट्स ऑफ गट फीलिंग रन करता है। हर एक्सपेरिमेंट में वीएमपीएफसी ये सवाल पूछता है कि अगर ये वाला आउटकम आए तो मुझे कैसा फील होगा। बेस्ड ऑन दीज पोटेंशियल आउटकम फीलिंग्स वीएमपीएफसी अपना डिसीजन लेता है। कुल मिलाकर बात यह है कि इंसान कोई भी काम इसलिए करता है ना ताकि उसको अच्छा लगे, पॉजिटिव फीलिंग्स या इमोशन जनरेट हो। ये वाला काम वीएमपीएफसी का होता है। जिनका वीएमपीएफसी अच्छे से काम नहीं करता है या पीएफसी वीएमपीएफसी की बात नहीं सुनता है, ऐसे लोग सक्सेसफुल होते हुए भी टेरिबल फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स चूज करते हैं। अब हम थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से देखते हैं कि ह्यूमन ब्रेन कैसे डिसीजन लेता है। एलिफेंट वर्सेस राइडर्स एनालॉजी। एंशिएंट ग्रीक्स ने इसके लिए बहुत ही बढ़िया एनालॉजी निकाली थी, हॉर्स राइडर एनालॉजी। ग्रीक्स के हिसाब से हॉर्स रिप्रेजेंट करता है हमारे इमोशनल नेचर को। हॉर्स में बहुत एनर्जी एंड पावर होती है और ये हमेशा भागता रहता है, पर बिना राइडर के हॉर्स को गाइड करने वाला कोई नहीं होता है और हॉर्स वाइल्ड हो जाता है, या हो सकता है और शायद ट्रबल में भी फंस जाए। राइडर हमारे थिंकिंग सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। ये हॉर्स की एनिमलिस्टिक एनर्जी को चैनल करता है ताकि हम कुछ प्रोडक्टिव बन सकें।
चैनल मतलब मार्ग या दिशा देना। थिंकिंग सेल्फ ये काम कैसे करता है? वाया ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। बिना राइडर के हॉर्स कुछ काम का नहीं है और बिना हॉर्स के राइडर कुछ काम का नहीं है। हॉर्स क्यूरियोसिटी को भी रिप्रेजेंट करता है एंड राइडर स्केप्टिसिज्म को रिप्रेजेंट करता है। चिल्ड्रन में सिर्फ हॉर्स ही होता है, राइडर नहीं होता है। एक्चुअली ग्रीक्स ने तब भी यह बताया था कि ज्यादातर लोगों में हॉर्स पावरफुल होता है एंड राइडर वीक होता है। बट उन्होंने ये भी बोला था कि कुछ लोगों में राइडर इतना पावरफुल होता है कि वो हॉर्स को चलने ही नहीं देता है। ये ज्यादा इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग हो गए। अभी मॉडर्न एरा में इस एनालॉजी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। अब इसको एलिफेंट राइडर एनालॉजी बोलते हैं। यहां बाय चॉइस एलिफेंट स्ट्रांग है एंड राइडर का उस पर होल्ड कमजोरी होता है। इवोल्यूशनरी रिसर्च के हिसाब से हमारा दिमाग ऐसे ही डेवलप हुआ है कि एक बार एलिफेंट ने मन बना लिया कि मुझे इस रास्ते जाना है, उसके बाद राइडर का काम होता है उस रास्ते को क्लियर करना। इन अदर वर्ड्स, एक बार एलिफेंट ने मन बना लिया कि मुझे ये लड़का पसंद है, उसके बाद राइडर सेलेक्टिवली फैक्ट्स ढूंढ के लाता है कि ये लड़का क्यों अच्छा है। अगर गलती से कोई ऐसा फैक्ट मिल गया कि ये लड़का तो अच्छा नहीं है, तो राइडर उसको इग्नोर कर देता है। अगर फैक्ट बहुत ही स्ट्रांग या थ्रेटनिंग है, तब राइडर एलिफेंट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि विल यू कंसीडर चेंजिंग द कोर्स, या मतलब डिसीजन चेंज कर सकते हो क्या। एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार एलिफेंट ने मोदी जी को पसंद कर लिया, उसके बाद राइडर वकील की तरह पाताल लोक से भी फैक्ट्स निकाल निकाल के लाता है कि मोदी जी क्यों बेस्ट है। और अगर रास्ते में हजारों फैक्ट ऐसे मिल जाए जो उल्टा साबित करते हैं, तो राइडर में वकील की तरह वो क्षमता होती है कि वो सारे फैक्ट्स को इग्नोर कर सके। इसीलिए पॉलिटिशियंस सिर्फ एलिफेंट को चार्म करते हैं। एक बार एलिफेंट अपनी तरफ मुड़ गया, बस उनका काम हो गया। पॉलिटिशियंस इमोशनल ब्रेन को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, ये मैं आगे के एपिसोड्स में बताऊंगा। राइडर को तो पॉलिटिशियन कूड़े करकट की तरह ट्रीट करते हैं। कहने का मतलब, ये जो सोशल मीडिया पे इतना प्रोपेगेंडा चल रहा है ना, इसके थ्रू पॉलिटिशियंस आपके इमोशनल ब्रेन से बात करते हैं। रैशनल ब्रेन से उनको कोई मतलब नहीं होता है। और जो ढंग के पत्रकार होते हैं, वो आपके राइडर से दुहाई लगाते हैं कि देखो इन फैक्ट्स को, मुद्दों पे वोट दो, वगैरह वगैरह। उनको नहीं पता होता है कि राइडर के हाथ में ज्यादा कुछ होता नहीं है। और राइडर या डीएलपीएफसी को यूज करने में मेहनत भी बहुत लगती है। मतलब डीएलपीएफसी लपक के एनर्जी कंज्यूम करता है। एंड एलिफेंट या इमोशनल ब्रेन का सिंपल प्रिंसिपल है, अवॉइड पेन और डिस्प्लेजर। वी डू नॉट लाइक टू वर्क हार्ड। तो आप सोच सकते हो कि दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग हो गए। अगले सेक्शन में जाने से पहले मैं एक बात और बता दूं कि ज्यादातर टाइम हमारा डीएलपीएफसी सोता रहता है और सिर्फ वीएमपीएफसी ही काम करता है। वीएमपीएफसी या इमोशनल ब्रेन की फंक्शनिंग देखनी हो तो आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना। ऐसा बोला जाता है कि इमोशंस रंग की तरह होते हैं, वो थॉट्स को रंग देते हैं। जैसे जब आप एंग्री होते हो तो एंगर से रंगे हुए आपके थॉट्स कैसे होंगे? उन थॉट्स में या तो आपको अपने आप पे गुस्सा आएगा या किसी और पे। जब आप अफ्रेड होते हो तो फ्यूचर आउटकम्स को लेके थॉट्स ड्रामेटिक तरीके से एकदम डरावने हो जाते हैं। जिंदगी के हर एंडेवर या प्रयास में आगे फेलियर ही फेलियर दिखता है। आपको लगता है कि मेरे साथ कुछ बुरा होगा। जब आप सैड या डिप्रेस्ड होते हो तो होपलेस फ्यूचर के थॉट्स आते हैं दिमाग में, मतलब कुछ भी करने का क्या फायदा। जब आप खुश होते हो तो थॉट्स एकदम से ही ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। फ्यूचर की हर पॉसिबल स्टेट में ऐसा लगता है कि आप अच्छा ही करोगे। जनरली इन रंग को इंसान ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, बट कभी एंगर, सैड, फियर स्टेट में आप अपने थॉट्स नोटपैड पे लिख के देखना और एक दो हफ्ते बाद पढ़ना। हंसी आ जाएगी आपको अपने आप पे। इस टॉपिक पे और विस्तार से चर्चा इमोशंस को इंट्रोड्यूस करने के बाद करूंगा। अब आते हैं लास्ट सेक्शन पे, नेगेटिविटी बायस ऑफ ब्रेन। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मेरे में नेगेटिव इमोशंस कुछ ज्यादा ही आते हैं, मैं हमेशा टेंशन में रहता हूं, वगैरह वगैरह। और इनको लगता है कि बाकी लोग तो अपनी लाइफ बहुत एंजॉय करते हैं, अपनी लाइफ में इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं इत्यादि। जिंदगी को देखने का ये नजरिया बायस्ड है। इस नजरिए में आप सिर्फ अपनी कमियां या नेगेटिव इमोशंस नोटिस करते हो और दूसरों की लाइफ के अच्छे मोमेंट्स नोटिस करते हो। इन रियलिटी हमारा ब्रेन ऐसे ही इवॉल्व हुआ है कि ब्रेन नेगेटिव इंसिडेंसेस पे ज्यादा फोकस करता है। जैसा मैंने प्रे वर्सेस प्रेडेटर एपिसोड में बताया था
कि सिर्फ लास्ट 1 लाख साल को छोड़ के ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ आवर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ह्यूमंस फूड चेन में काफी नीचे आते थे। इसीलिए हमारा ब्रेन ऐसे ही इवॉल्व हुआ है कि हमें प्रेडेटर से बचा के रखें। और लास्ट 1 लाख साल में भी हम लोग ग्रुप में मिलकर बड़े बड़े प्रेडेटर्स का शिकार कर लेते थे यूजिंग टूल्स, पर अकेले तो फिर भी हेल्पलेस एंड पावरलेस ही थे। इसको कैरेट स्टिक स्ट्रेटजी से भी समझा जा सकता है। हमारा ब्रेन कैरेट पे उतना फोकस नहीं करता है, क्योंकि कैरेट या खाना या एंजॉयमेंट ना भी मिले तो कोई बात नहीं, कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा। पर स्टिक की बारी आती है तो ब्रेन अल्ट्रा शार्प फोकस मोड में आ जाता है स्टिक को अवॉइड करने के लिए। पुराने टाइम में अगर खतरों को भांपने में 1 मिलीसेकंड की भी देरी हुई तो जान गई। इसीलिए हम लोग नेगेटिव इंसिडेंसेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। हमारी मेमोरी भी नेगेटिव इंसिडेंसेस को ज्यादा स्टोर करती है, क्योंकि सर्वाइवल पर्सपेक्टिव से नेगेटिव इंसिडेंसेस ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और हमारा ब्रेन सर्वाइवल के हिसाब से ही इवॉल्व हुआ है। कहने का मतलब ये परफेक्टली नॉर्मल है कि आप में नेगेटिव इमोशंस ज्यादा आते हैं, आप नेगेटिव इंसिडेंसेस पे ज्यादा फोकस करते हो, नेगेटिव इंसिडेंसेस को ज्यादा याद रखते हो, वगैरह वगैरह। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट एंड फॉरवर्ड इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।